दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी हो। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों। एक्चुअली मैं इंडिया ट्रिप पे हूँ, आप सबको पता है, और बहुत सारी सब चीज़ें कर रही हूँ। मगर उन सब के अलावा दोस्तों मुझे पता है आप सबका ढेर सारा प्यार ऐसे ही बना रहता है, और उनके लिए ही दोस्तों आज का हमारा जो बेबाक बातचीत शो है उसमें आपसे जो मतलब आप सबसे मैं जिनको मिलवाने वाली हूँ वो बहुत ही खास हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। डेफिनेटली मिलने के बाद आप खुद ही बता दोगे कि हाँ दीपा तुमने बिल्कुल सही कहा था। तो जी हाँ, मैं जिनकी बातें कर रही हूँ, जिनके साथ आज मैं बैठी हुई, जिनको आप देख पा रहे हो, वो है माइक्रो आर्टिस्ट रमेश साहा जी, जो नेशनल चेयरमैन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के। यस दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में, तो चलो उनसे ही बातें करते। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे मिलने की, बातचीत करने की, लेकिन फाइनली आज हमारा मौका मिल पाया और सर से बात होने का। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे दोस्तों, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, यहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स लगी हुई। जैसे मैंने रूम में एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। मतलब इतने सारे आर्टिस्ट के साथ इनकी ढेर सारी पिक्चर्स है, और इन्होंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं दोस्तों। बिल्कुल, वो भी इनसे पूछने वाले हैं कि किस किस चीज में इनको क्या क्या चीजें मिली हैं। ओके, तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जो ये एज अ आर्टिस्ट आपकी जो जर्नी शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई आपकी। ये जो आर्ट है जो माइक्रो आर्ट, जी जी जी, ये तो बहुत बाद में आया जी। मैं आर्टिस्ट 5 साल का जब उम्र था जी, और तब से मैं आर्ट करता था। स्कूल में जब छोटे थे, नर्सरी में थे, तब से मैं आर्ट करता हूँ और बहुत सारे आर्ट भी किया। जी जी जी, फाइन आर्ट किया, मॉडर्न आर्ट किया, डिजाइन भी किया, स्क्रैप भी बना लेता हूँ, क्या बात है, बनाता हूँ, मूर्ति भी बना लेता हूँ, बहुत सारे गुण है। ओके, लेकिन क्या हुआ कि इसका साथ साथ में मैं बहुत छोटा छोटा लिखता भी था। अच्छा अच्छा, इसका एक मजेदार कहानी है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। और क्यों? ये हास्यपद कहानी है। जी बिल्कुल, हम बड़े खुश होते हैं। जी सुनाइए। क्या था कि बचपन में तो मैं बहुत छोटा छोटा लिखता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये माइक्रो आर्ट एक दिन मुझे विख्यात कर देगा। क्या बात है। लेकिन एक समय आया जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था। तो क्लास 7 में पढ़ता था, ऐसे स्टूडेंट में बहुत अच्छा था। जी, और जी। मेरा जो जितने भी ग्रुप थे, 6-7 आदमी का हम लोग का ग्रुप था। हम लोग पढ़ाई में बहुत कंपटीशन करते थे। ओके। लेकिन क्या होता था कि उस समय आज के जो हम लोग समाज, आज के जो युग देखते हैं, आज के युग में माँ पिताजी ट्यूशन देते हैं, बहुत उनका हाई क्वालिटी का पढ़ाई है। एक्चुअली लेकिन हम लोग का समय में उस तरीके से नहीं था। गार्जियन क्या था, गार्जियन ये समझता था बच्चा स्कूल गया बस खत्म, और टेंशन खत्म। लेकिन हम लोग वो करते थे। जी। लेकिन एक हास्यपद घटना मेरे साथ में हुई, जो ये हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था क्लास 7 में। अच्छा। और हम लोग में जब ग्रुप होता था तो परीक्षा के दिन में हम लोग एक दूसरे से प्रश्न करते थे, बताओ क्या आएगा कल में, आज में क्या आएगा बताओ। वो बोलता था कि ये आएगा, वो बोलता था ये आएगा। तो उसके बाद में कुछ लोग, सारे लोग बोलते कि ये तो जरूर आएगा। अच्छा। तो दूसरा दिन एग्जामिनेशन था, तो दूसरा दिन के एग्जामिनेशन में मैंने क्या किया कि एक हिस्ट्री का एक पूरे पेज का मैंने चीटिंग किया। देखो, ऑन कैमरा दिल से सच्ची बात कह रहे हैं दोस्तों। जी। नहीं, ये एक प्रेरणा भी है इसमें, सही बहुत अच्छा है, मानती हूँ सर। और मैंने चीटिंग किया, और चीटिंग इतने छोटे कागज में किया वो मेरे आंख के जो रोशनी है बहुत तीव्र था उस समय में। माय गॉड, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा था। तो वो चीट ये हाथ में रख करके मैं चीट कर रहा था। अच्छा। तो उस समय में हम लोग का क्लास 7 में हिस्ट्री का टीचर हुआ करते थे जीएन प्रधान। जीएन प्रधान, ओके। जीएन प्रधान, अच्छा। वो अभी नहीं है, और बहुत स्ट्रिक्ट थे। ओके। और नहीं, बच्चे कौन से कम थे, बच्चे भी तो बिल्कुल एक नंबर शैतान है ना। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बार देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो पकड़ लिए मुझे। पकड़ने के बाद में चीट निकाले हाथ से। बिल्कुल, क्या है इसमें, तो मैंने तो हाथ खुला कर दिया, उन्होंने चीट ले लिया हाथ में। अच्छा। तो उन्होंने चीट जब खोला तो पढ़ नहीं पा रहे थे, वो फिर उलट रहे थे, फिर पलट रहे थे। इतने छोटे अक्षर हाँ, थे। इतने छोटे अक्षर थे। तो वो
पास में ले जाते हैं, दूर में ले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बोला कि आप मुझे बोले कि आप तुमने ये क्या लिखा, ये क्या है भाई बताओ तुम। अच्छा। Oh मैंने my तो God. बोला कि सर ये चीट है। अच्छा। चीट में तुमने लिखा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ। तो मुझे बोलना पड़ा कि सर ये जो है ये हिस्ट्री का एक पेज है, अच्छा। और ये पूरा पेज जो है ये छोटे कागज। ओह माय वो गॉड। इतने आश्चर्य हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने 2-4 और टीचर को बुलाया। 2-4 और टीचर को बुलाने के बाद में वो दिखाया कि ये इसने चीट किया, और ये कैसा चीट बनाया कि इसको जाम को दिखाई भी नहीं पड़ता, पढ़ भी नहीं पाते हैं। माय तो गुडनेस। मेरा थोड़ा डर भी खत्म हो गया। हाँ। डर थोड़ा खत्म हो गया। डर खत्म होने के बाद में वो जो घटना है जी। एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। करेक्ट। और एक चीज मुझे ये लगने लगा कि ये बहुत आश्चर्य वाला चीज है। हाँ, कि मतलब लोग नहीं पढ़ पा रहे। उसके बाद मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज गया। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं 1982 में गया, 81 में गया, 82 में मैंने वहाँ पर एग्जीबिशन हुआ दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, फाइन आर्ट का, बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा। तो उन लोग का ग्रुप में मुझे एक सौभाग्य मिला कि हमको भी एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो एग्जीबिशन में मैंने 3 आर्ट रखे, तो बहुत अच्छा था, सबने वो किया। उस समय में उस एग्जीबिशन का जो उद्घाटन किए थे हम लोग तत्कालीन गवर्नर श्री पी.डी. पांडे जी ने किए थे। उनके हाथों से ओपनिंग हुआ था। बहुत सारे लोगों ने सराहना की मेरे आर्ट का। उसके बाद में 83 में भी एक एग्जीबिशन हुआ, उसमें भी हमने रखा था। क्या बात। लेकिन एक चीज था जी कि मुझे एक अलग पहचान बनानी थी। मतलब कहीं ना कहीं वो मन में आपके आ गई थी। मैं आ गई नहीं थी। मैं बचपन से ही एक ऐसा मेरा सोच था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे जाने। क्या बात है, क्या बात है। लोग मुझे जाने। जब 5-6 साल का उम्र था तब मेरा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। ओह माय गॉड। अच्छा। तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे लोग जाने और मैं ऐसा काम करूं कि लोग भी आश्चर्य करें। क्या बात है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं माइक्रो आर्ट से ही मैं फेमस हो जाऊं। हाँ, एक ख्याल था जी, वो समझ नहीं आती है। लेकिन जो भगवान ने जो चीज को दिया है, तो भगवान ने भी एक ही बार में आपको आगाह नहीं कर देता है। नहीं, वो उसमें क्या वो मौका देता है। हाँ। और आप इस लाइन में आप कहां तक जाते हो, और आपको जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपको उस चीज को प्राप्त होगा, ईश्वर से प्राप्त होगा। रास्ता मिलते जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ आपको आना है, उसके बाद रास्ते खुलते जाते हैं। जी। जब मैं दार्जिलिंग ये कॉलेज से जब वापस आया, मेरा जन्म हुआ मिरिक में। अच्छा, मिरिक दार्जिलिंग में। ओके। और दार्जिलिंग में जन्म हुआ, और दार्जिलिंग मिरिक में जन्म होकर के मैंने वहीं शिक्षा दीक्षा सब कुछ लिया, घर द्वार सब वहीं पर था। ओके। तो 1984 में मैंने क्या किया कि मैं चला गया काठमांडू जी। और काठमांडू में रहा 6 महीना। तो 6 में अपना मेरे अंदर में जो भी आर्ट के लिए जो भी भावना थी, जी जी जी, मुझे हर समय उत्तेजित करती थी कि कुछ करो। आर्ट मेरा हाथ कहीं भी मैं अगर बैठ जाता हूँ, अगर कोई सादा पेपर में दिख रहा हूँ तो मेरा हाथ चल जाता है, कुछ ना कुछ चल पड़ेगा। कहीं पर भी बैठता हूँ और कहीं मीटिंग में बैठता हूँ, कोई आ गया तो मैं सुनते भी रहता हूँ, आर्ट थोड़ा आपका काम चालू रहता है। काम चालू रहता है। अच्छा। तो ये अभ्यास था। तो काठमांडू में जब जाकर के थांका सीखने का मौका मिला। थांका आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे थांका नहीं समझ आया। क्या होता है? थांका टिबेटन आर्ट को बोलते हैं। ओह, क्या बात जो है। टिबेटन आर्ट का जो थांका है जी जी, वो ऐसा आर्ट है कि वो भी पार्ट ऑफ माइक्रो आर्ट के ही है। ओह, वो भी बहुत बारीकी से करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन एक चीज का खासियत है उसमें कि आपको जो थांका टिबेटन लोग बनाते हैं जी, उसको पढ़ना पड़ता है। सीखना पड़ता है पहले? नहीं, सीखना नहीं, उसका हिस्ट्री रहता है। अच्छा। वो सारे चीज पढ़ने के बाद में ही वो आर्ट बनता है। ओह माय गॉड, ऐसा? अच्छा। जैसे किस मुद्रा में भगवान बुद्ध का कौन सी मुद्रा है, अच्छा, उस मुद्रा को पढ़ने के बाद में और कलर भी जो होता है, वो थांका जो हिस्ट्री पढ़ता है, जो हिस्ट्री होता है, उसमें सारी चीज
रहता, उसी का आधार पर कर। ऐसा नहीं कि मैंने पीला की जगह में लाल लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, बहुत स्पेसिफिक होती हाँ, है सब बहुत। चीजें। तो अच्छा, ये जो आर्ट है, ये जी। आर्ट विदेशों में काफी मांग है इसका। काठमांडू में आप देखिएगा, जी 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 यहाँ जी। का आपको कहीं पर भी जाइएगा, जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो शॉप है, जी जी जी। जो गैलरी है, सब थान का आर्ट मिलेंगे वहाँ पर। ओके। तो वहाँ पर थोड़ा सीखने का मौका मिला, और अच्छा। कुछ आर्ट मैंने किया तो कुछ विदेश के लोग ने भी ले लिया। जी 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 जी। 6 महीना बाद में जब वापस आया, क्या उम्र थी सर आपकी तब? उस समय मेरा उम्र था आपका 20 से 21 साल। इतने यंग बॉय, और उस टाइम पे मतलब हाँ, आपको इतनी 20 समझ डेवलप हो चुकी थी। हाँ, 20 से 21 साल जी। तो उम्र था। जी, 85 जी। में मेरी शादी हुई। अच्छा। उसके बाद हम्म। गोरखालैंड आंदोलन शुरू हो गया। जी। गोरखालैंड आंदोलन शुरू होने के बाद में वहाँ बहुत भयंकर आंदोलन हुआ। जी 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 जी। तो वहाँ बिजनेस बट्टा भी सब खत्म हो गया। कौन से ईयर की बात है सर ये? 1986। 1986। अच्छा अच्छा, ओके। सुभाष के सिंह जब थे अंदर। जी 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 तो जी। सुभाष के सिंह तो हमारे दुकान में आकर के चाय पीते थे, हम लोग अच्छा। चाय का दुकान था। जी तो ये आते रहते थे वो। जी जी तो जी। उसके बाद में ये आंदोलन ने क्या हुआ कि वहाँ पहाड़ के सारे लोग को कमर तोड़ दी। बहुत लॉन्ग गया, काफी उसके लंबे बाद टाइम में तक वो लंबे चीजें रही ना। टाइम तक गया। उसके बाद में हमने आ गया, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई हम लोग सही का, और बात है सिलीगुड़ी फिर। में हम लोग जब आ गए, पिताजी का देहांत हो गई। पिताजी का देहांत होने के बाद में पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरा हो आपके ऊपर गया। आ गया। उसके बाद मैं 7-8 साल 9 साल मैंने कुछ किया नहीं, कोई आर्ट के बारे में सोचने का समय क्योंकि नहीं मिलता वक्त ही नहीं था, नहीं आपको घर संभालना अब था। घर संभालना था, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय था। अरे बाप रे। अच्छा। लेकिन मैंने क्या हुआ कि मेरे जो अंदर का जो कलाकार था जी, वो आर्टिस्ट हमें था। हमेशा झकझोरता था कि तुम कुछ Oh करो, my तुम God. कुछ करो, तुम कुछ करो। तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना ही है। हाँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं चावल के दाने पर आर्ट करूंगा। चावल के दाने पर? तो दोस्तों सुन पा रहे हो आप? चावल के दाने पर कितना छोटा होता तो है चावल के दाने पर मैंने सोचा। तो 1994 में जी मैंने फर्स्ट किया आपका आर्ट किया। आर्ट तो नहीं किया उसमें, आपको कुछ बनाया होगा नहीं, आपने? कुछ नहीं। आपको हिंदी सिनेमा जगत के 15 गायक कलाकारों का नाम लिखा। लता जी, मुकेश। चावल के दाने पर 15 कलाकारों के नाम? हाँ, नाम पूरे नाम लिखा मैंने, शॉर्ट भी नहीं। माय गॉड। तो बापी लहरी, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना देव, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट का मैंने उसमें सर इत्तू सा चावल होता है? हाँ, यारो इत्तू सा चावल, हाँ। क्या बात कर रहे हो? तो ओह माय गॉड। अच्छा। तो ये उस समय में सिलीगुड़ी में जी। दैनिक बसुमती बोल करके एक अखबार चलता था। अच्छा। तो वो अखबार में फर्स्ट मेरा इंटरव्यू छपा। क्या बात है। फर्स्ट इंटरव्यू छपा। छपने के बाद में उस समय में मेरा कभी अखबार में निकला भी नहीं था। अच्छा। मुझे 3 दिन 4 दिन तक मुझे रात में नींद नहीं आई कि पेपर देखने के लिए कि पेपर कब निकलेगा। मैं रोज जाता था पूछने सो के लिए। स्वीट। हर कोई इस चीज को महसूस कर सकता है जिंदगी में। मैं पूछने जाता था, रिपोर्टर भी कभी कभी गुस्सा कर रहे थे, निकलेगा, मैंने दे दिया my है, God. होगा, निकलेगा। तो जिस दिन निकला मैंने उस पेपर को भी रखा है और मुझे बहुत आनंद हुआ और एक एनर्जी मिला। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ करके कभी देखा नहीं। एक के ऊपर आर्ट करते चले गए। तो 1994 में ये जितने आपका ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड? 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किस वो किस जो चीज पे कि वो? मैं बता रहा हूँ 94 से लेकर के 96 2000 तक मैंने कंप्लीट किया। अच्छा। अब पहले मैं बता दूं कि जी। सबसे पहले आता है आपका एक चावल के दाने पर 115 ठो बार इंडिया का मैप बनाया। दोस्तों चावल के दाने पर 115 बार इंडिया का मैप बनाया। एक चावल के दाने पर। एक चावल के दाने पे 115 बार इंडिया का मैप। माय गॉड। उसके बाद में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। दूसरा मैंने बनाया एक सरसों के दाने पर पूरा वर्ल्ड मैप बनाया। सरसों के दाने पर पूरा वर्ल्ड मैप? हाँ, अभी रुकिए, अभी और भी है। मैं तो सुनी रही, दर्शक पता नहीं क्या। अभी तो आपने वर्ल्ड मैप सुना है। ओह माय गॉड। फिर उसी वर्ल्ड मैप में
जी। मैंने 3 महासागर का नाम भी मैंने लिखा। माय गुडनेस सर, मतलब 3 महासागर के नाम भी लिखे नाम भी आपने लिखा इसमें? मैंने उसमें। अरे बाप रे, हम देखना चाहेंगे उसे दर्शकों, मैं जरूर उनको भी शेयर करूंगी आपके साथ में जी। उसके बाद Continue. में एक मैंने किताब बनाया। किताब बनाई आपने? हाँ, विश्व जी। का सबसे छोटा किताब बनाया, 4 mm by 5 mm का। Oh my God. और मैं नाखून पर रखता हूँ, छोटा सा किताब, उसमें 223 देशों का नाम लिखा मैंने। उस छोटी सी किताब में भी 223 देशों के नाम है? उतनी भी नहीं। ये और नजरें कहाँ से लाते हो आप, ऐसी नजरें इतनी छोटी? ओह माय गॉड। और 65 वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी का नाम भी लिखा है उसमें, उसमें इंक्लूड किया। बाप रे बाप। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। जी। चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं एक पोस्टल पोस्टकार्ड पर 86,000 बार राम नाम लिखा है मैंने, पेंसिल से। बाप रे, मैं तो जुबान ही बंद हो गई है, मैं क्या ही बोलूं। ओके। 86,378 बार राम नाम लिखा। वो उसको लिखने में मुझे 6 महीने का समय लगा। 6 महीने का समय? इतना धैर्य से लिखा मैंने। बाप रे। प्रभु राम का कृपा था। और जी। मैं जब भी बैठता था तो प्रणाम करके मैं बैठता था। मैं भी मानती हूँ सर। और भगवान ने मुझे सक्सेस हाँ। किया। और वो पोस्टकार्ड भी आज मेरे पास में है, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। चौथा एक 5वां मैंने और बहुत रेयर काम किया। जी, वो क्या किया सर? वो रेयर काम किया है कि एक गांधी चश्मा बनाया मैंने, गांधी चश्मा? 5 मिलीग्राम का। 5 मिलीग्राम का गांधी चश्मा? नंगे आंख से देख नहीं सकते। अब मैं शीशी में भी रखता हूँ, तो कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि कभी दिखाई नहीं देता, ऊपर में सट जाता है कभी वो ऊपर में, तो मैं उसको हिलाता हूँ कहीं, मतलब इतना छोटा है। उसको बनाने में मुझे 3 महीना का समय लगा। 3 महीने का समय? 3 महीना समय लगा। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सर, ये पेशेंस सीखना पड़ेगा आपसे। देखिए, ये तो सीखने का चीज नहीं है, ये अंदर से आपका जब तक ये अंदर से उभर करके नहीं आएगा, तब तो ये कोई आर्ट कितने हम देखते हैं कि आर्ट सीखने जाते हैं, लेकिन आर्ट को सिखाया नहीं जाता है, आर्ट को किया जाता है। क्या बात है, सुपर, बहुत सही बोला सर आपने। आर्ट को किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो आर्ट ऐसा चीज है कि आर्ट को अपने से किया जाता है, कोई सिखाने की चीज नहीं है ये। और तो इसी प्रकार से और चश्मा बनाया जी। तो ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके अलावा जी, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा जाएगा। मैंने अभी भेजा नहीं है, मैंने फोन पर बात किया था, बोला कि सर ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला चीज है, ये तो रेयर काम है, आज तक ऐसा कोई किया नहीं है। मतलब खुली आंखों से दिखता नहीं है चश्मा? वो दिखता है नहीं, वो छोटा सा। हाँ, छोटा सा, उसको लेंस से देखना होगा। मैंने ये एक मानव बाल पर जी मैंने 10 बार इंडिया लिखा। 10 को सुन रहे हो आप? मतलब मेरे तो होश उड़ रहे हैं सुन के। मतलब मानव बाल पर 10 बार इन्होंने। और ये भी ये कैसे लिखा, तो मैं एक बार क्या हुआ कि मैं रूम में गया था, तो मेरा बेटी सोई थी। मेरा बेटी के बहुत लंबे लंबे बाल है। अच्छा, ओके। तो उसमें से एक बाल मैंने टांग लिया। उसने अच्छा। बोला पापा क्या कर रहे हो? अच्छा। मैंने तुम्हारा चूल में ले लिया एक्ट। हाँ। और उस बाल पर मैंने 10 बार इंडिया लिखा। ओके, माय गॉड। 10 बार इंडिया लिखा, ये भी सक्सेस हो गया। और ये 2020 में 2020 या हाँ 2020 21 22 2020 नहीं 21 22 में 2022 में जी 23 है ना, 2021 में 21 में जी 2021 में और आश्चर्यजनक काम मैंने किया कि एक बाल के ऊपर में 15 अगस्त के दिन मैंने तिरंगा बना दिया। ओह माय गॉड, सच ब्यूटीफुल। क्या बात है सर। तिरंगा बना दिया जी। उसके अलावा आप देखिएगा कि जब हमारे देश में वंदे मातरम के ऊपर में विवाद हुआ जी। काफी सुर्खियों में था। काफी सुर्खियों में था जी। तो मैंने पूरे वंदे मातरम गीत जो है एक चावल के दाने पर लिख दिया।
चावल के दाने पर? हाँ। अरे बाप रे बाप, एकदम बहुत ही। उसके बाद जी। राष्ट्रीय गान पर भी विवाद हुआ। वो कभी कभी विवाद होते रहता है। जी जी, बस। और मैंने वो राष्ट्रीय गान को चावल के दाने पर पूरा लिख दिया। क्या बात है। तो सर, ये इंस्पिरेशन आप लाते कहाँ से हो ये सब चीजों के लिए? मुझे प्रेरित करता ये, और मेरा खासियत ये है कि जितने भी वर्ल्ड में जब बड़े बड़े घटना होते हैं वो मैं उसका तुरंत मैं चित्र बना लेता हूँ। या नाखून पर हो, नाखून पर मैंने बहुत चित्र बनाए। नाखून पे? ये नाखून पर, ये नाखून इस पर। नाखून पे? अरे बाप रे। ये नाखून का जो चित्र है बहुत फेमस हुआ। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे वर्ल्ड में बड़े बड़े जो घटना होते हैं उसका तुरंत मैं नाखून पर बनाता हूँ, और इस तरीका से हुआ। जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर में जब आतंकी हमला हुआ था, जी बिल्कुल, उसको नाखून पर मैंने बनाया था। क्या बात है। चावल के दाने पर भी बनाया था। ओह माय गॉड। इराक वार हुआ था जी। इराक वार का भी बनाया, मैंने सीरीज बनाया था। माय गॉड। तो जब हम लोग का कारगिल युद्ध हुआ, जी जी, 99 में जो 9 में, हाँ। हम लोग का सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए मैंने पूरा सीरीज बनाया कारगिल। बहुत बहुत मतलब दिल को छू लेने वाली चीज है दोस्तों ये। मतलब एक आर्टिस्ट होके ना हम इस समाज में रहते हुए कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब देखो, ये कुछ बड़ी चीज नहीं लगेंगी देखने में, लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने जो चीजें करी है कहीं ना कहीं वो हर एक को इंस्पायर करती है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा काम किया सर आपने। ये मेरा जो आर्ट है मैंने देश के लिए समर्पित किया है। क्या मैंने बात कभी है। भी इसको बिजनेस में लिया नहीं है। Oh बहुत my सारे God. लोग हमसे पूछते हैं कि आपको इसको बिजनेस के रूप में क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने इसको देश के लिए समर्पित किया। क्या बात है। अब देश के लिए कैसे समर्पित किया जी। स्टॉप टेररिज्म का नारा मैंने चावल के दाने पर देखिए, ये अगर मैं एक बैनर पर लिखता हूँ बहुत सारे लोग देखते हैं, उसका कोई मायने नहीं, रहेगा, बिल्कुल सही। लेकिन एक चावल के दाने पर स्टॉप टेररिज्म जब लिखता हूँ तो देखने वाले आदमी हजारों बोले कि अरे वाह क्या लिखा, चावल के दाने पर लिखा स्टॉप डाउरी। लेकिन आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर जाता है लोगों तक। तो इन्वायरमेंट के ऊपर में मैंने किया, डाउरी के ऊपर में किया, स्टॉप ड्रग सेव द नेशन इसको किया मैंने, स्टॉप टेररिज्म पर किया, इन्वायरमेंट पर किया मैंने, बहुत सारे चीज का मैसेज दिया मैंने। बहुत स्कूल कॉलेज में एग्जीबिशन करके लोग को जागरूक किया। क्या बात है सर। और नाखून पर मैंने देश के लिए बहुत सारे, और एक चीज बता देता हूँ। जी जी। ये आपका 1994, 95, 96, 90 अबाउट 90 जितने भी वर्ल्ड में जब बड़े बड़े घटना होते हैं वो मैं उसका तुरंत मैं चित्र बना लेता हूँ। या नाखून पर हो, नाखून पर मैंने बहुत चित्र बनाए। ये नाखून पर, ये नाखून इस नाखून पे? अरे बाप रे। ये नाखून का जो चित्र है बहुत फेमस हुआ। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे वर्ल्ड में बड़े बड़े जो घटना होते हैं उसका तुरंत मैं नाखून पर बनाता हूँ, और इस तरीका से हुआ। जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर में जब आतंकी हमला हुआ था, जी बिल्कुल, उसको नाखून पर मैंने बनाया था। क्या बात है। चावल के दाने पर भी बनाया था। ओह माय गॉड। इराक वार हुआ था जी। इराक वार का भी बनाया मैंने, सीरीज बनाया था। माय गॉड। तो जब हम लोग का कारगिल युद्ध हुआ, जी जी, 99 में जो 9 में, हम लोग का सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए मैंने पूरा सीरीज बनाया कारगिल। बहुत बहुत मतलब दिल को छू लेने वाली चीज है दोस्तों ये। मतलब एक आर्टिस्ट होके ना हम इस समाज में रहते हुए कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब देखो, ये कुछ बड़ी चीज नहीं लगेंगी देखने में, लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने जो चीजें करी है कहीं ना कहीं वो हर एक को इंस्पायर करती है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा काम किया सर आपने। ये मेरा जो आर्ट है मैंने देश के लिए समर्पित किया है। क्या मैंने बात कभी भी इसको बिजनेस में लिया नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपको इसको बिजनेस के रूप में क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने इसको देश के लिए समर्पित किया। क्या बात। अब देश के लिए कैसे समर्पित किया? जी।
स्टॉप टेररिज्म का नारा मैंने चावल के दाने पर देखिए, ये अगर मैं एक बैनर पर लिखता हूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, उसका कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। लेकिन एक चावल के दाने पर स्टॉप टेररिज्म जब लिखता हूँ तो देखने वाले आपके हजारों बोले कि अरे वाह क्या लिखा, चावल के दाने पर लिखा स्टॉप डाउरी। लेकिन आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर जाता है लोगों तक। तो इन्वायरमेंट के ऊपर में मैंने किया, डाउरी के ऊपर में किया, स्टॉप ड्रग सेव द नेशन इसको किया मैंने, स्टॉप टेररिज्म पर किया, इन्वायरमेंट पर किया मैंने, बहुत सारे चीज का मैसेज दिया मैंने, बहुत स्कूल कॉलेज में एग्जीबिशन करके लोग को जागरूक किया। क्या बात है सर। और नाखून पर मैंने देश के लिए बहुत सारे, और एक चीज बता देता हूँ जी जी, ये आपका 1994, 95, 96, 96 में जी 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 मैंने 40 फ्रीडम फाइटर का चित्र बनाया एक चावल के दाने पर। 40 माय गॉड, एक चावल के दाने पर मैंने स्वतंत्रता सेनानियों के अपने बनाए, अभी है मेरे पास में जी। दोस्तों मैं सब देखने वाली हूँ, रिकॉर्ड करने और वो फिर किताब भी बनाया, किताब भी बनाया, फ्रीडम फाइटर का किताब भी है, छोटा, इतना छोटा किताब है, उसमें मैंने आर्ट किया है। तो ये सारे चीज, बहुत सारी चीज मैंने बनाया। तो सर इतना सब आपने काम किया है, मतलब अपने आर्ट को लेके इतनी सब चीजें आपने की है, तो उसके अलावा आपको लगता है कि मतलब कुछ और भी हम सब मिलके कुछ ना कुछ इसमें और इन्वॉल्व होके और सब चीजें कर सकते हैं? यंग जनरेशन भी अगर कुछ इन सब चीज में काम करना चाहे इन सब को लेके। देखिए मुझे दुखद चीज ये है कि इतने सारे आर्ट मैंने किया जी, मुझे बंग गौरव सम्मान भी मिला है। अच्छा। और 5 विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मैं चाहता था कि मेरे जो आर्ट है जी, बहुत सारे नष्ट हो गए आर्ट। कैसे? एक चावल के दाने पर आर्ट को कितना दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? ओह माय गॉड सर, मैं एक चीज पूछना आपको, ये मैं बता दूं कि मुझे दुख का ये बात है, मैं ये जो हियर में मैंने लिखा था वो नष्ट हो गया, राष्ट्रीय गान मेरा खत्म हो गया, ओह माय गॉड, जनगण मन ये खत्म हो गया, बहुत सारे आर्ट, कितने फ्रीडम फाइटर का आर्ट खत्म हो गया। तो किस चीज से बनाते हो? मतलब जो ब्रश से मैं बनाता हूँ, और नेकेड आई से मैंने बनाया, विदाउट लेंस का, लेफ्ट हैंडेड हूँ मैं जी। और ये जितने भी काम मैंने किया, जितने भी रिकॉर्ड है, ये कभी चश्मा भी नहीं लगा। इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? नहीं, बिना चश्मा, बिना लेंस का। दोस्तों ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हियर पर भी बनाया, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ यूज करते हो? कुछ नहीं, नेकेड आई से। लेकिन अभी तो संभव नहीं है, अभी तो 1960, ये अबाउट मेरा 60 प्लस हो गया एज, अभी आंख का उतना कंडीशन भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस टाइम में मैं बना रहा था, उस टाइम में आपका आंख का रोशनी बहुत तेज था। मैं केस पर क्या बना रहा हूँ, बाल पर क्या लिख रहा हूँ, एकदम स्पष्ट दिखाई देता। तो ये सब तो संरक्षण की, संग्रहित करने की चीज तो ये चीज है कि ये जो सारे आर्ट है, मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट से मैंने चिट्ठी किया कि मुझे एक म्यूजियम बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये माइक्रो आर्ट म्यूजियम वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। अगर इंडिया में अगर बन जाता तो मेरा ये 2008, अभी भी है, प्राय 2008 है, इसको संरक्षित करने के लिए मैंने सरकार से गुहार लगाया, लेकिन अभी तक किसी ने सुना नहीं। किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सर, इनको संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत और दूसरी बात है जी, इससे जो न्यू जेनरेशन है जी, वो उसको भी सीखने का मौका मिलेगा। मैंने ये बोला था कि अगर माइक्रो आर्ट म्यूजियम अगर बनता है तो उसमें साथ में एक इंस्टीट्यूट भी बनेगा, जिसमें आर्ट, सभी तरह का आर्ट, माइक्रो आर्ट, फाइन आर्ट, हमारे इंडियन कल्चर का जो आर्ट है वो हम लोग सिखाते जी। वहाँ का जो आर्ट बन करके आता तो वो कहीं हम देश विदेश में हम एग्जीबिशन करते, उसका पैसा जो है आर्टिस्ट लोग को मिलता, जो आज इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ। अभी गांव दराज में जाइए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन उनको कोई स्कोप नहीं, मौका नहीं मिलता उस तरह से, तो लोगों को वो नहीं मिल पाती है। तो ये सरकार, कोई भी सरकार हमारे बात को पर ध्यान नहीं दिया। ये कम से कम आज से कम 10-15 साल हो गए, ये आवाज में बहुत सारे अखबार में बहुत सारे हजारों इंटरव्यू दिए, बहुत सारे चिट्ठी किए, लेकिन कोई नेता मंत्री किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने सुनवाई नहीं की।
तो ये एक तो दुखद बात है। जी 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 और- जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से चीजें बनाई हैं, और ऐसा नहीं कि हम सारी उम्र यहाँ रहने वाले, हमें तो जाना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपनी उस आर्ट को दे पाए, हम चीजें सीख मुझे पाए। इतना दुख है, जी आप ये अभी आई हैं, जी। मैंने 1 साल से अपना किया हुआ आर्ट को मैंने खुद देखा भी नहीं है अभी। क्यों ऐसा, क्यों सर? मुझे देख करके रोना आता है कि मतलब इसको संरक्षण मिलना चाहिए। माय गॉड, सो टची दोस्तों, मतलब एक आर्टिस्ट के दिल की गुहार है ये। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि किसी ने अपनी पूरा जीवन उसके ऊपर लगा दिया, उस एक आर्ट को सीखने में, करने में, लोगों तक पहुंचाने में। और ऐसा नहीं सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया हो, समाज की किसी भी तरह की, सोसाइटी की कोई भी चीजें हो, हर चीजों को उन्होंने ना उस जगह पे लेके आए और समझा उन सब चीज़ों को। और एक ऐसे आर्टिस्ट को दोस्तों हमने आज तक, पिछले जैसे बता रहे लोग, पिछले 14-15 सालों से ये इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इस एक चीज़ को संरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों अगर आप जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो मैं चाहूंगी इस वीडियो के थ्रू आप इस आवाज़ को आगे तक बढ़ाओ और हमारे गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि ये कितनी ज़रूरत की चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हमारे बीच में कितने बड़े आर्टिस्ट होते हुए भी उनके काम को हम उतना प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये आगे आने वाली जनरेशन, उनकी भी बात है। हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी देखे सीखे, बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल से चाहूंगी कि आप सब इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक इस तरह का म्यूजियम हम स्थापित कर पाए और हमारे आगे आने वाले आर्टिस्टों को हम बचा पाए और उनको ये जो लेगेसी दे रहे हैं हमें, वो आगे तक हम लोग पहुंचा पाए। दोस्तों सर, मैं आपकी ये सब बातें सुन के, मैं एज ए आर्टिस्ट, आपके मन की जो पुकार है, आपके मन का जो दर्द है, मैं समझ पा रही हूँ इस चीज़ को कि कितनी तकलीफ होती है कि आप पिछले 1 साल में आप देखिए, मैंने अपना 32 से 35 साल अपने लाइफ को मैंने माइक्रो आर्ट देश के लिए झोंक दिया, देश के लिए झोंका है। लेकिन मुझे एक चीज का तकलीफ है जी जब एक आर्टिस्ट को सम्मान देने की बात आती है जी, तो वहाँ जाति देखा जाता है, उसका स्तर देखा जाता है, वो किस जाति से है, जी। किस पार्टी से है। ये बहुत बहुत गलत बहुत है, दुखद है, बहुत गलत है सर। ये आर्टिस्ट बहुत सबका दुखद होता है। देश है ये, आर्टिस्ट ये सबका देश है, आज हम लोग हमारी भारत वजह को, से है। मैं गौरव करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मैं भी। और विश्व रिकॉर्ड आज मेरा गूगल में मेरा नाम आता है और बहुत सारे लोग, पूरे लोग मुझे जानते हैं। मैं गर्व करता हूं मेरे देश के प्रति। लेकिन जो देश के जो सिस्टम जो है, जो देश के सिस्टम सिर्फ मेरे लिए नहीं जी, सबके लिए, मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आज जो है, सबके लिए आवाज हो आप। आज ग्राम दराज छोटे कस्बे में नर्क का जीवन गुजार रहे हैं। उनका कोई आमदनी नहीं है, हाथ में हुनर है, लेकिन उस हुनर को कोई आगे बढ़ाता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं जी, कोई सम्मान मिलता नहीं है। क्योंकि वो प्रोत्साहन भी जरूरी है, वो प्रोत्साहन भी जरूरी है। कहीं ना कहीं वो हम आर्टिस्ट क्या दे के जाएंगे? कुछ नहीं। हमको जो मेरे पास में है, जी, मुझे तो किसी को सौंप के जाना है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो सौंपने का अगर कोई आदमी मेरे पास में, उसको जरिया अगर हम कोई नहीं बना देता है, तो मेरे साथ में तो वो चीज चला जाएगा, मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये चीज है कि तो ये चीज को आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि न्यू जनरेशन को मिले। दूसरा नंबर बात है जी, माइक्रो आर्ट अगर म्यूजियम बनता है, जी, इसमें जी, कितने फायदे हैं। एक तो आर्टिस्ट लोग का फायदा मिलेगा कि वो अपना, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनके जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगा। बिल्कुल। दूसरा क्या होगा कि एक टूरिज्म केंद्र बनेगा, बिल्कुल। देश विदेश से लोग आएंगे माइक्रो आर्ट देखने के लिए, वो भी बनेगा जी। तो ये मेरा सोच था आज 15 साल से मैं। और एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी सर इसमें। बेसिकली क्या होता है, अगर जो कलाकार हैं जिनके अंदर ये पावर है, जो ये सब चीजें सोच पाते हैं जो करने के लिए, तो उनको जब दिखता है कि हमसे पहले जो आर्टिस्ट है वो इस हाल में जी रहे, तो हम इसको सीख के करें क्या, हमें क्या फायदा इसका। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक मूल्य भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आज के टाइम पे रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको मान सम्मान और सब चीजें मिलती है, तो उनको भी लगता है कि हाँ वो कर रहे हैं तो हम भी इस चीज को करना शुरू करें। तो उनको एक मान सम्मान और जगह देना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों, अगर हमें इस कला को बचाए रखना है। और हम बहुत ब्लेस्ड है, बहुत खुश है कि हमारे बीच में ऐसे कलाकार, रमेश राज जी जैसे कलाकार आज भी हैं,
जो दिलो जान से बिना किसी चीज की परवाह किए हुए बस लगे हुए पिछले 32 सालों से सर, 35 सालों से, पिछले 35 सालों से मतलब अपने पूरा जीवन उन्होंने झोंक दिया है दोस्तों इन सब चीज़ों के पीछे। तो मैं चाहूँगी जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो की गहराई को, आप इस वीडियो के उस जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है, इसको आप सबसे साझा करने का, उसको आप समझे और उसको आप जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सको उतना अच्छा है दोस्तों। बिल्कुल। तो सर आपका जो मिशन है, आप जो चाहते हो दिल से, मैंने वो चीज़ सुना और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी इसके ऊपर। तो चलो ये तो सारी सब चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि हम हर चीज़ों के साथ में गुजरते हैं, इसी समाज में हमें रहना है, इन्हीं के साथ हमें काम करना है और सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सपनों को तिलांजलि नहीं देना है, उनको हमें पूरा करते रहना है। कहीं ना कहीं चलो नेगेटिविटी हमें आएगी, लेकिन वो अंदर से हौसला बनाए रहे। सब वो हौसला कैसे बनाए रखते हो आप? मुझे एक चीज का मेरे अंदर में जो है जी, दुनिया जो भी बोले जी, दुनिया मुझे किस नजरिया से देखता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात, मेरा नजरिया मेरे ऊपर में ठीक होना चाहिए। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है दोस्तों। इनकी एक छोटी सी लाइन में बहुत गहरा ये आपको ना मतलब छुपा हुआ है कि आप समझो दुनिया क्या देख रही, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम खुद को कैसे देखते हैं। तो इतने बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं लोग और फेमस है और प्रख्यात हैं जी, कितने लोग पूछते हैं सही बात कि सरकार से आपको क्या सम्मान मिला जी। सम्मान तो देखिए, एक कलाकार होना ही बहुत बड़ा सम्मान। क्या बात है। एक कलाकार होने से ही बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान क्या देगा? सम्मान हमको क्या देगा? जो कि एक एक आदमी मेरे आर्ट को देख करके दांत से उंगली दबा लेता है, उससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है? क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल दिल जीत लिया इन्होंने। मतलब खुले दिल से ये चीज इन्होंने बोला कि लोग जो अप्रिशिएट करते हैं ना, वही इनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है, बाकी और किसी से कुछ नहीं चाहिए। नहीं, क्या बात। तो मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ जी कि माइक्रो आर्ट में मैंने इतने सारे चीज किया, अब कुछ करने का है ही नहीं। जब एक बाल पर 10 बार इंडिया बना दिया, तिरंगा बना दिया, क्या बात। एक चावल के दाने पर पूरा राष्ट्रीय गीत लिख दिया, और उसके अलावा और क्या मैं कर सकता हूँ? क्या बात है, क्या बात है। 35 साल से ये नाखून के ऊपर में बहुत सारे आर्ट किए। आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं दूंगा, आपको आश्चर्य में पड़ जाएगा, लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो इतने सारे आर्ट सब मैंने किया। लेकिन एक चीज है तो सर, ये जो डॉक्टर है, अच्छा चले आप कंप्लीट, डॉक्टर की आपको उपाधि कैसे मिली वो भी मैं जानना चाहूंगी। पहले आप अपनी बातें कंप्लीट कीजिए। तो जी। ये मैंने ये बताया जी, सम्मान के बाद में भी बता दिया मैंने जी बिल्कुल, कि सम्मान जो है, मैं खुद कलाकार हूं तो मैं खुद ही सम्मानित हूं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि नहीं यार हमें कोई अप्रिशिएट करे, कोई ये कहे वो कहे, नहीं। कोई बोलता है कि उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया, मुझे भी मिला, बंग गौरव सम्मान मिला, सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सम्मान तो मिला नहीं। लेकिन देखें आगे चल करके सरकार मुझे किस नजर से देखती है वो आने वाले समय की बात है, समय की बात। अब आइए जी, ये आर्ट के अलावा भी मेरा दूसरा एक लाइफ है। अच्छा जी, बिल्कुल वो जानना चाहेंगे हम लोग जी। एक आर्टिस्ट के अलावा रमेश जी क्या करते हैं जी, बताइए। मैंने आपको बोला कि मैंने अपने आपको ही देश के प्रति समर्पित कर दिया जी। एक आर्ट कला के तरफ में, दूसरी ओर सेवा, मानव सेवा। क्या बात। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। जी 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 जी। और मेरा मिशन ये है कि मेरे दरवाजे में इतने सारे लोग, पीड़ित लोग आते हैं, उनके मैं उपकार कर देता हूँ, उनको हंसा करके मैं भेजता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी, माय गॉड, बहुत बड़ी। आज के युग में आप देखिएगा हर घर में हर व्यक्ति पीड़ित है, तो किसी तरीके से हो, या घर में डोमेस्टिक वायलेंस से हो, या बाहर करप्शन से हो, या टॉर्चरिंग, किसी का टॉर्चरिंग करने से हो, बहुत सारे चीज है। जी जी। लेकिन वो आदमी आकर के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में शेल्टर लेता है, जब उनका मैं सहयोग करता हूँ जी, तो वो बहुत खुश हो जाता है। क्या और ईश्वर जो है
भगवान ने मेरे पास में जिन लोगों को भेजता है, मुझे ये लगता है कि भगवान ने मेरे पास में भेजा है और ये ड्यूटी है मुझे करने का। सही बात। और मैं करता हूँ। आपको चुना चुना गया ऊपर वाले से, और चुना गया। आप देखिए, हजारों घर को हमने बसाया, अच्छा, टूटने से बचाया जी। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई जो है उसको मैंने समाधान किया। जी। डिवोर्स होने वाला है उसको सोल्व किया, जो डिवोर्स हो गया है उसको मिलाया। सास बहू की जो लड़ाई है उसको मैंने बहुत घर को मैंने काउंसलिंग करके उसको। अब काउंसलर भी है सर? काउंसलिंग कर, अच्छा काउंसलिंग कराया, ओके, काउंसलिंग करा करके। जी जी जी। और काउंसलिंग कराते हैं तो इतना बेहतर ढंग से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं कि आदमी समझता है। अभी जस्ट आपका यहाँ आने के पहले एक केस समाधान करके आया। कोई एक व्यक्ति, एक महिला जो है विधवा महिला को थोड़ा आस पड़ोस के लोग उसको थोड़ा परेशान कर रहे थे। तो मैंने गया तो दोनों पक्ष को बैठा करके मिला करके आया। तो आज के जमाने में इस तरीका से अपना लाइफ को सेक्रीफाई पब्लिक के लिए करने वाले बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जेरूसलम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टरेट मिला। वाओ, ओके। डॉक्टरेट मिला। डॉक्टरेट मिलने के बाद में और मेरा हौसला बड़ा हुआ। अभी मैं वही कर रहा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ और मेरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन 26 देश में 26 स्टेट में काम कर रहा है। 26 स्टेट अपने इंडिया में? स्टेट में जी। अब हम लोग का मिशन है और श्रीलंका में भी हम लोग का ब्रांच खुलने जा रहा है, नेपाल में भी खुलेगा, बांग्लादेश खुलेगा, भूटान खुलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाते लेके जा रहे हैं। तो आपकी टीम में सर कितने मेंबर हैं आपके साथ में? बहुत हजारों मेंबर हैं 26 स्टेट में। तो वॉलंटियर भी आपको बहुत सारे मिलते हैं? वॉलंटियर भी बहुत मिलते हैं? बहुत मिलते हैं। ओके, तो इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी सर आपसे, तो मतलब लोग खुद ही आते हैं इसके लिए वॉलंटियरी करने के लिए, या फिर आपको लोगों को बोलना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए इस तरह से? आपको मैं बता दूं जी, ह्यूमन राइट्स के बारे में आज भी 80% लोग नहीं जानते कि ह्यूमन राइट्स है। तभी मैंने क्वेश्चन किया सर आपसे। जी। कितने जगह बोलते हैं कि मैं ह्यूमन राइट्स में हूँ, तो क्या होता है सर ह्यूमन राइट्स? कोई जानते ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये है तो सरकार को बताना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स है क्या। इतने सारे प्रचार होते हैं, अगर सरकार इसको प्रचार करती ह्यूमन राइट्स के बारे में तो आप मान के चलिए कि कम से कम बहुत क्राइम बंद हो जाते। लोग अपने आप को जागरूक होते, महिलाओं का अधिकार का बात करते हैं। बिल्कुल, महिलाओं का अधिकार का बात करते हैं। कितने महिला अपने अधिकार के बारे में जानती है? नहीं जानते। सरकार ने कभी कोशिश किया है कि महिलाओं का जो अधिकार है उसको महिलाओं को लेकर के हम बताएं? महिलाओं को तो ये पता नहीं है कि महिलाओं को पुलिस संध्या के बाद में अरेस्ट नहीं कर सकता है। किसी महिला के बारे में पता, ये ह्यूमन राइट्स से बताता है। ह्यूमन राइट्स को पता है, कानून महिलाओं को राइट्स के बारे में पता है। हम लोग अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। बहुत जबरदस्त। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आज एक एक बच्ची जो गरीब स्थल है, गरीब जगह है जी, वहां से बिक्री होकर के दिल्ली, बम्बई या विदेश में जाती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका जीवन नर्क बन जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में गवर्नमेंट ने कभी अवेयरनेस किया है? ह्यूमन राइट्स हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम लोग अवेयरनेस करते हैं। सरकार को इसको भी करना चाहिए, बिल्कुल करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में क्लास होना चाहिए, साइबर क्राइम के बारे में क्लास होना चाहिए। जो कि आज इतने सारे महिलाएं जो है फांसी लगा लेती है साइबर क्राइम, कोई वीडियो बना लेता है, कोई वायरल कर देता है। अगर उनको जानकारी नहीं है, मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल का यूज करने का तरीका पता नहीं है, तो ये सारे सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर इतने बड़े देश है, 130-135 करोड़ के जो जनता है इतनी यहाँ पर, तो बहुत सारे खामियां हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी सर, सरकार अपनी तरफ से चाहे कुछ भी करे, वो अपनी तरफ से सब चीज़ें, लेकिन आप जैसे लोग अगर सोसाइटी में हैं
तो आप अपनी खुद की एक इतनी बड़ी आप अपनी एक बना सकते हो, अपनी एक मैं बोल सकती हूँ आर्मी, बिल्कुल आप अपने खुद के एक इतने बड़े लोगों की संस्था आप अपने बना रहे हो और लोगों के साथ काम कर रहे हो। तो जो चीज़ आप सीख पा रहे हो, जो चीज़ आपको पता है, हम उतने लोगों तक पहुंचाए तो अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है जी, मुझे कोई वर्ल्ड फेमस बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, वर्ल्ड फेमस जो लोग बनते हैं वो भी ग्रास रूट से उठ करके बनते हैं। एग्जैक्टली। मैं सबसे पहले ह्यूमन राइट्स में क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले आप अपने घर को सुधारिए। आपका घर अगर सुधर गया, तब पड़ोस वायलेशन खत्म हो गया, तो आप पड़ोस के लोग सीखेंगे कि हाँ रमेश शाह का घर क्या बात है, खत्म हो गया। पड़ोस जब का लोग सब जान गए तो उसके जो बाहर में जो लोग हैं वो सीखेंगे, सोसाइटी जीत सीखेंगे जी। एक इसी तरीका से बढ़ते चला जाता है। तो यह नाम का कोई बात नहीं है, हमारे जो कर्तव्य है जी। एक चीज है कि हम लोगों को जन्म हुआ, हम पृथ्वी पर हम लोग का जब कदम पड़ा जी, तो ऐसे ही तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, उसका कुछ ना कुछ मकसद है हर किसी जन्म का मकसद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक पेड़ उगता है, वो पेड़ क्यों उगा उसका भी एक मकसद है। वो एक दिन बड़ा होगा, फल देगा, वो फल कितने रोगियों को ठीक करेगा, कितने भूखों को पेट भरेगा, उसका एक मकसद है। तो आज एक इंसान के रूप में हम पैदा हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, ये संसार के बारे में हमको क्या करना है, उसको बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हमको सोचते हैं, जब हम वो चीज को सोचेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ये दुनिया को बहुत कुछ बदल सकते हैं। क्या बात है दोस्तों, सर जो बातें कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज को दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों आज के टाइम पे है, आज के लिए जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत सारी सब चीज़ों को समझती है। वो घिसी पिटी सोच लोगों की हट चुकी है, उनको पता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ से कहाँ चीज़ों को लेके जा सकते हैं। और सर ने जो अनटस्ट वाले जो मैटर उठाए, जैसे चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट को लेके, खाली वो दिखने के लिए विमेन एम्पावरमेंट है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो आज भी अनछुई हैं, आज भी उन सब चीज़ों पे बातें होनी है। तो सर जो आप ये सारा सब कुछ काम कर रहे हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत ही मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं चाहूँगी कि आपके साथ में इस तरह से और भी ढेर सारे लोग जुड़े और इन सब चीज़ों को समझे, क्योंकि सरकार की एक लिमिटेशन होगी या उसके पास बहुत सारी सब चीज़ें, लेकिन हम जो यंग जनरेशन है इसको लेके दोस्तों हम भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज में बहुत सारा चेंज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक नागरिक, देश का नागरिक होने के कारण नाते जी हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश के पक्ष में काम करे। बिल्कुल, हम बिल्कुल। सरकार को दोष देने से नहीं होगा, नहीं, मेरा भी तो कर्तव्य है। ऑफ कोर्स जी, मैं बोलूंगा, हम खाली हक की बातें करें, ड्यूटी के बारे में भी हम सोचे ना। बिल्कुल, हमको जहां से जो चीज जहां से जो देखिए, एक रोगी को ठीक करना डॉक्टर करता है, रोगी को ठीक देता है, दवा देता है जी, वो रोगी ठीक होके जाता है। लेकिन उसने सिर्फ रोगी को ठीक किया, लेकिन रोग कहां से आता है? अगर जे रोग का निदान के लिए वो काम करता तो रोगी बनता नहीं। मतलब जड़ तक पहुंचना, रूट कॉज तक जाना इंपॉर्टेंट है। रूट कितने लोग आज सोशल मीडिया में आप देखिएगा कि फेमस होने के लिए बहुत लोग कुछ करते हैं। बिल्कुल, कोई साबुन टावल लेकर के गरीब को, एक भिखारी को पकड़ करके केस काट देते हैं, उसको नहला देते हैं, उसको कपड़ा लगा देते हैं, खाना खिला देते हैं, उनका वीडियो वायरल हो गया, वो फिर दूसरा कल में दूसरा करे। हाँ। लेकिन इससे क्या कोई समाधान होता है? दोस्तों ये एक आज की सच्चाई बता रहे हैं, आपसे मैं बता रहा हूँ जी। बिल्कुल, मैं समझ अगर उसको नहला करके इतने सारे चीज करने के बाद में उसको आप छोड़ दिया और आप दूसरे जगह चला गया, और शाम के टाइम में तो फिर वो तो वही दशा में चला गया। तो मेरा जो करने का काम का क्या फायदा है? हम ऐसा सिस्टम को बनाना चाहिए कि जहां पर उस प्रकार का लोगों का एक बड़ा समूह को हम लोग मदद कर सकें। एक लोग को से समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, एक लोगों को देखिए, अगर जो हमने
अपने घर में नाली में अगर साफ कर दें, अगर जी। क्या मेरा नाली एक जगह साफ कर देने से होगा? नहीं होगा। वही तो आगे ये जाके आपको connect पूरे जगह में हमको ऐसा माहौल बनाना है जी। कि मेरे साथ साथ में हजारों लोग नाली साफ करे, रोड का कचरा फेंके, स्वच्छ करे। ये होता है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत। क्या बात है। हमको अकेले करने से नहीं होगा, इसको प्रेरित करना होता है, लोगों को प्रेरित जागरूक करना होता है। वही आप कर रहे हैं सर, सोसाइटी को जिस तरह से आप प्रेरित कर रहे हैं अपनी हर एक चीज़ों को लेके। खाली वो सिर्फ आर्ट नहीं है सर, आपसे बातें करने का मुझे ये चीज़ समझ आ रही, सिर्फ ये माइक्रो आर्टिस्ट नहीं है सर दोस्तों, ये माइक्रो आर्टिस्ट के अलावा माइक्रो थिंकर भी है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत गहराई तक सोच पा रहे हैं ये। तो सर आप क्या किताबें वगैरह भी पढ़ते हैं या क्या करते हैं अपने खाली टाइम पे? देखिए जी। पृथ्वी से बड़ा कोई किताब नहीं है। पहली बार सुन रही हूँ मैं ये जी, पृथ्वी से बड़ी कोई किताब नहीं। कोई किताब नहीं है। अच्छा, यहाँ से हजारों करोड़ों ज्ञान आप ले सकते हैं और मरने तक भी आप वो ज्ञान लेते लेते मर जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। क्या बात है जी। हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक विषय में पढ़ते हैं जी। या हम कॉलेज में जाते हैं तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। करेक्ट। और एक बांटे हुए हमने ये चीजें, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया जी। तो हमको उतने ही लिमिटेशन में हमको पढ़ना है। लेकिन जब ये ग्लोबल है जी, जब ग्लोबल को हम एक बंद कमरे में रख कर के हम उसको बारे में थिंकिंग करेंगे, जी जी, हजारों चीज हमको सीखने को मिलेगा उससे। और बात दिमाग भी खुलता है एक्चुअली। अगर हम फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए तो वहाँ हम हर एक आदमी मृत्यु होने तक सीखता रहता है। छात्र। सही कहा, छात्र। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं दोस्तों, जब तक इस दुनिया में है, हमेशा हम एक स्टूडेंट ही रहते हैं, हमेशा एक छात्र रहते हैं। जी, बहुत सही। हम जितना अच्छा सोचेंगे जी, हम उतने बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जितना ही गलत सोचेंगे उतना ही हमारी गलत। अभी जिंदगी में क्राइम गलत। जितना भी हो रहा है, जी, एक हत्यारा मर्डर करता है, उसका थिंकिंग शुरू से लेकर के अंत तक वही थिंकिंग रहता है, राइट, कि मुझे किसको मारना है, किसको लूटना है, कैसे करना है। जी, तो वो उसी रास्ता में जाता है। लेकिन एक बेहतर इंसान अगर सोचता है कि मुझे अच्छा करना है, जी, जो कुछ भी हो जाए मुझे अच्छा करना है, जी, 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 तो वो अच्छा करते ही चला जाता है और उसका खुद का भी विकास होता है। हाँ, साथ में वो तो दूसरा का तो विकास करता ही है, हाँ, साथ साथ में उसका भी विकास होता है। बिल्कुल सही कहा जी। तो ये मेरा जो सोच है, जी। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ और मेरे अंदर में संतोष से बड़ा कुछ ही नहीं। मैं बहुत संतोषी हूँ, बहुत संतोषी आप। और मैं किसी का आज तक ले नुकसान किया नहीं, जी, किसी का के ऊपर में लालच नहीं किया। जी, 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 आप जिस घर में बैठ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रमेश साहब बहुत बड़े आदमी है, जो जिस प्रकार से नाम है, नाम जी। लेकिन वो बड़प्पन मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई आदमी 10 तला 20 तला पर रहे, उसका आजू बाजू में 4-5 गाड़ी, वो बड़ा नहीं। नहीं, एक व्यक्तित्व जो है मेरा, जी, और मेरे साथ साथ में और लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जिसका व्यक्तित्व बड़ा होता है, जी, 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 उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। सही कहा सर, सही कहा सर। आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मतलब इतनी गहराई है उनमें, इतनी ज़्यादा डेप्थ है, और वो डेप्थ और गहराई आती है आपके जितने ज़्यादा स्ट्रगल हम इस दुनिया में झेलते हैं ना, जितनी ज़्यादा मुश्किलें झेलती है, उतना ज़्यादा हमें ना ये ज़मीनी हकीकत हमें समझ आती है, और खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में या सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सब चीज़ें होती हैं। तो सर आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें कब से शुरू हुई? हालांकि आपने बहुत छोटे से आपने माइक्रो आर्ट और ये सब चीज़ें शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे चलो ऐड ऑन होती चली गई चीज़ें, फिर आपने समाज के लिए भी बहुत सारे काम करे, बहुत तरह की चीज़ें, मगर कौन सा वो पॉइंट आपको लगा कि नहीं मुझे भी समाज के लिए भी मुझे काम करना है, मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है? मैंने आपको बताया कि 5 साल का उम्र से ही मेरा एक मन में विचार था कि मैं कुछ अलग करूं, मुझे नाम कमाना है, मुझे बड़ा बनना है। एक बचपना था जी, बिल्कुल। लेकिन उस समय में मेरा जो इच्छा था उस हिसाब से मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ
मैं पॉलिटिकल में चला गया। छात्र जीवन से मैं पॉलिटिकल में था। अच्छा। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में था तो एसबीएस का सदस्य बन गया। अच्छा। उसके बाद में आया तो कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया जी। और कांग्रेस पार्टी से करते करते सिलीगुड़ी टाउन कांग्रेस कमेटी का जीएस भी बना। ओके। लेकिन मेरा जो थिंकिंग था सोशल वर्क करना। अच्छा। तो राजनीतिक पार्टी में भी सोशल वर्क होता है। हाँ, सब बात नहीं है। बिल्कुल होते हैं, ब्लड मानती हूँ डोनेशन सर। करते हैं वो लोग और कंबल बांटते हैं, बहुत सारे काम क्योंकि करते हैं। उनके पास एक हक होता है, एक तरह की अप्रोच रह हाँ, सकती, लोगों तक पहुंच पाते पहुंचने हैं। का। हाँ, और लोग भरोसा भी भरोसा करते भी हैं करते मिनिस्टर हैं, वो साहब कर रहे हैं मानते और हैं। ये ना नेता लोग ऐसा करते हैं, कोई नहीं, अच्छे। रोगी हो गया पहुंचा बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या है जी कि राजनीतिक में जब हम सेवा करते हैं जी। तो सेवा भाव हम लोग को कोई आदमी उसको अच्छा नजर से नहीं देखता है, अप्रिशिएट नहीं करते, वो नहीं सब करता सोचते है। हैं कि वोट बैंक की वोट बैंक राजनीति की है ये सब। राजनीतिक है। समझा और सर? उसमें क्या होगा कि वन साइड हमको समर्थन मिलता है और और वन साइड बदनामी खींचते हैं मिलता लोग, है, आपको पीछे से खींचते हैं। हाँ तो जी। मैंने राजनीतिक छोड़ दिया। अच्छा। और राजनीतिक छोड़ने के कारण से, क्योंकि राजनीतिक में रह कर के सोशल वर्क करना बहुत मुश्किल है। और मैं आज स्वतंत्र हूँ। मैं तो आपने इन इंटरनेशनल दोनों ह्यूमन में राइट्स, से एक चीज आपने चुना। हाँ मैंने ये चीज चुना कि मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रह करके एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपना को फॉर्म किया और इसका फाउंडर भी मैं हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके द्वारा मैं आज ये ऑर्गेनाइजेशन 26 स्टेट में मेरा चल रहा है और सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं जी। और बहुत इज्जत भी देते हैं। जी, जी, और मेरा जो सोच है, मेरा जो सोच और मेरा काम जी, उसका मुझे इनाम मिलता है। हाँ, और वो इनाम और ईश्वर का जो आशीर्वाद है, जी। जो यहाँ रो करके जाते हैं उनके काम में उनको जो मदद करता हूँ वो इतने दुआएं दे के जाते हैं कि वो दुआ से आज मैं धन्य हूँ। क्या बात है, क्या बात है, कितना ग्रेटफुल है, कितने ब्लेस्ड है सर। इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ, जब हम मतलब खुद के लिए नहीं लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ना, कुछ अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो हम तक जरूर आते हैं। हमारे कर्म, अगर हमने अच्छा किया है तो हम तक किसी न किसी रूप में, हो सकता है वो इंसान खुद हमें वापस नहीं दे जिसके लिए हमने किया है, लेकिन किसी और के रूप में हम तक पहुंचती जरूर है। तो आपने इतने लोगों की ज़िंदगी में आपने मैजिक किया है, इतने लोगों की लाइफ में आपने चीज़ें अच्छी करी हैं, तो वो सारी सब चीज़ों का इनाम, सारी सब चीज़ों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं सर। बिल्कुल 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 ना, बहुत ज़बरदस्त। तो सर आपको सबसे ज़्यादा फिर किस में मजा आता है? ये काफ़ी इनके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, सोचना भी पड़ेगा इनको। तो सर सबसे ज़्यादा मजा किस में आता है, समाज सेवा करने में या अपनी माइक्रो आर्ट में आपको? देखिए जी जितना मजा सामाजिक कार्य में है, जी। माइक्रो आर्ट तो एक क्या है कि कला है जी। उसमें मजा का कोई बात नहीं है। माइक्रो आर्ट या कोई भी कला जब हम करते हैं जी, पैशन है तो हम एक पैशन है उसको वहीं तक रख देते हैं कि मैंने ये चीज किया, मैंने ये चीज करके रखा। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि एक चावल के दाने पर 115 इंडिया का मैप बनाया। हो सकता है कि आने वाले 10 साल 20 साल में मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया। जी, क्या बात है। बिल्कुल। तो वो स्थायी नहीं है। हाँ, वो स्थायी नहीं है, सही कहा आपने। स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है कि मैं जब तक जीवित हूं मेरे द्वारा जितने से ज्यादा जन का कल्याण हो वो सबसे बड़ी चीज है, वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। वो सबसे बड़ी संपत्ति है कि मुझे जाने के बाद में भी लोग हमेशा याद करें कि ना वो इंसान बहुत बेहतर इंसान था। लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं सर। जाना तो एक दिन सबका है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। जीने के लिए नहीं आया। नहीं नहीं नहीं। तो मैं आलोचक बन करके क्यों जाऊं? इतनी क्लैरिटी सर आपको, मतलब मुझे जाना ही है हाँ, तो मुझे बेहतर करके जाना होगा कि सब लोग को कम से कम जाने के बाद में कोई कुछ था इंसान भी कोई कुछ था करके गया और उसका आंख से आंसू भी आया कि अब मेरा क्या होने वाला है। वो तो इतना बेहतर इंसान चला गया, अच्छा करता था। तो ये मैंने देखा कितने, मैं शमशान घाट में बहुत सारे लोगों के मंजिल पर जाता हूँ। जी जी जी। तो जो अच्छे इंसान रहते हैं तो एक दूसरे ग्रुप होकर के बात करते हैं कि वाह
तो बहुत अच्छा इंसान चला गया, बहुत दुख हुआ। लेकिन वही जो गलत इंसान जब चले जाते हैं तो जी। कोई सिगरेट पीते हुए बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ चला गया। तो इससे भी शिक्षा मिलता है। हाँ, ये भी शिक्षा मिलता है कि देखिए शमशान घाट भी बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है। सर लेकिन ये बात मेरी कईयों से सुनी है, लेकिन हाँ। मैं आप और भी अच्छे से बता पा रहे हो इस चीज को जी। तो वहां जाने से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वहां हजारों लोग रहते हैं। हजारों लोग का नजरिया क्या है, मरने वाले का प्रति क्या नजरिया है, उससे हम सीख सकते हैं। सब सीख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए जो है हम जितना भी करें बेहतर करें। बिल्कुल। अब आइए धर्म के बाद। जी। हम इंसान होने के नाते जी जी जी। ना हम हिंदू हैं, ना ना ईसाई हैं, ना मुस्लिम हैं, हम एक इंसान हैं। वंडरफुल। हमारा नजरिया जो है जी। इंसानियत के लिए होना चाहिए। ओके। और जिस पृथ्वी पर हम लोग आए हैं, सिर्फ इंसान ही क्यों, पूरा पर्यावरण के लिए हम लोग को सोचना चाहिए। सही बात। हमने प्राणियों के लिए भी सोचना चाहिए। एक प्राणी भी अगर कष्ट में होता है तो उसको भी इंसान की जरूरत पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग का काम करना होता है। क्या बात है। दूसरा यार। बात जी। कि हम धर्म का परिभाषा, कितने लोग से पूछिए कि धर्म का परिभाषा क्या है, तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं तो सुबह उठता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, टीका लगाता हूँ, चला आता हूँ, वहाँ वो मंदिर में गया, वहाँ धाम गया, वहाँ गया। धर्म वो नहीं, वो भगवान को खुश करने के लिए जिस मंदिर में जाता है वहां से भगवान खुश नहीं होते हैं। जी 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 जी। भगवान ने ये कहा है कि आप जब तक अपना कर्म पूरा नहीं करके मेरे पास आओगे तब तक आपका आशीर्वाद कितने भी दरवाजे खटखटा लो, कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही हमारे। मैं अगर जे पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करूं, उससे बड़ा धर्म और उससे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद कहां से मिलेगा। बहुत ही खास और बहुत ही मतलब शायद बहुत सारे लोगों के भ्रम टूट गए होंगे ये सुनने के बाद में कि हम लोग जो घाट घाट इधर उधर जाते हैं, सब चीजें करते हैं, उसके अलावा उसको छोड़ के दोस्तों अगर ये चीज हम करें ना, अपने कर्मों को पहले कंप्लीट करें, तो वैसे ही भगवान जी तो हर जगह ही है। हर जगह, हर जगह है ना। क्या बात। एक चींटी उनके अंदर भी है। हम जो कमा करके ले आते हैं जी। मैं कहता हूं कि मैं कमा के ले आया, किसके लिए ले आया, मेरे पत्नी के लिए आया, बच्चों के लिए आया, नहीं, गलत। मैंने कमाया, अपने परिवार के लिए कमाया, मेरे घर में रहने वाले समस्त जीव जंतु के लिए कमाया। एक चींटी भी मेरे कमाई खाता है। हाँ। आपने सोचा है कभी? चींटी भी? अच्छा, घर में जो चीनी आई वो चीनी के दाने, चीनी के दाने खाने का जो दाना है वो भी उठा के ले, वो तो मेरा कमाई खा रहा है ना, मैं कमा के ले आया तो उसके लिए भी कमा के ले आया। क्या बात है, मतलब कितनी अलग और डिफरेंट बोला उन्होंने। सर कभी सोचा ही नहीं हमने इस चीज पे। ओह माय गॉड। मेरा जब खाना बच जाता है तो हम बाहर में गाय को देते हैं, गाय को देते हैं, पंछियों को देते हैं, पंछियों को देते हैं, एक लाचार आवारा कुत्तों को खिलाते हैं। तो कमाई तो मेरा सब खा रहा है। ईश्वर ने मुझे दिया है कि मैं दे रहा हूँ और तुम्हारे हाथों से इतने प्राणी खाएंगे। क्या बात है। इतने प्राणी का पेट भरेगा। बिल्कुल। तो घमंड किसी का भी नहीं करना चाहिए कि ये मैं कमा के लिया, मैंने किया, ऐसा नहीं होता। माय गॉड, कितने डाउन टू अर्थ इंसान है दोस्तों, ये कितने डाउन टू अर्थ इंसान है। मैं जहाँ इस कमरे में बैठी हुई इनकी इतनी पिक्चर्स, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतने बड़े बड़े नेता, कहाँ मतलब एक बार अगर मैं मेरे दोस्त को बोलूँगी अगर थोड़ा सा घुमा के दिखा सके वो, कि इतने सारे पिक्चर्स हैं, मतलब आप देख के समझ पाओगे कि कहाँ क्या क्या चीज़ें, और इतनी सब होने के बावजूद भी जरा सा भी इनके मन में कहीं पर भी कोई वो नहीं है। और मतलब बहुत ही बढ़िया है यारों, अगर हम सब समझें इन सब चीज़ों को और देख पाएँ कि आज के टाइम पे आप ये सब चीज़ें कहीं नहीं रखती हैं, आप क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए, आप समाज के लिए आप क्या कर रहे हो, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो देखो। और दोस्तों घमंड या हम हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं है, बस एक वक्त मिला होता है, कुछ सांसें हमें मिली होती है जिनको हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें काम करना है, वही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम उनको कैसे यूटिलाइज। और कई सारे लोग दोस्तों क्या होता है कि मैंने जो देखा है
समझ नहीं पाते हैं, अपनी एक जिंदगी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। लेकिन उसके बजाय जैसे कि इन्होंने जो पाथ चुना, मतलब लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, आज भी सब चीज़ों पे लगे हुए, कितनी सारी सब चीज़ें। इनकी जगह कोई और होता तो शायद एक अलग तरह की एरोगेंसी में रहता, कुछ होता, मगर ये इतने डाउन टू अर्थ है, हर एक चीज़ों को करते हुए भी सब चीज़ों को समझते हैं, और उनको ये पता है कि क्या जरूरी है इस दुनिया में रहते हुए हमें क्या काम करने हैं, और कौन सी जो अपने आप को ना वो एक अंदर से महसूस करना, एक इंसानियत अपने अंदर से लाना, और फिर उन लोगों के लिए काम करना। और जितना बड़ा इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, लोग खुद आ रहे हैं, क्योंकि वो जो उनका मैसेज था वो लोगों तक पहुंचा पाए कि हम इस दुनिया में खुद के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में ना वो चेंज क्रिएट करने के लिए आए, जो रमेश शाह जी कर रहे हैं आज। तो सर, इतनी क्लियरिटी आपको लाइफ में कैसे आई, आपको इतनी सब चीज़ों की? मैंने आपको पहले बता दिया पृथ्वी कि की। मैं ये जो ग्लोबल है, ये पृथ्वी है जी, समाज है, हम जी। इतने जगह पर जाते हैं, जी। यहाँ से मैं हर कुछ सीखने को मिलता है, सीख के मिलता हूँ। देखिए, मैं मानव अधिकार में आने के बाद में भी मैंने बहुत कुछ सीखने को सीखा मिला है। मुझे ये, अब मैं आज भी सीख रहा हूँ। इसलिए सीख रहा हूँ कि जो आदमी, हजारों लोग मेरे पास में आते हैं, अपना दुख लेकर के आते हैं। कोई बोलता है कि अब मेरे सास ससुर से मैं परेशान हूँ, कोई बहू बोलता है कि मैं सास ससुर से परेशान हूँ, कोई सास ससुर आता है कि मैं बहू से परेशान हूँ, कोई माँ बाप आते हैं कि मेरे बच्चे से मैं परेशान हूँ। तो उनकी जब कहानी में सुनता हूँ तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग एक चीज को, इसको बुरा नहीं मानिएगा, जी, बिल्कुल नहीं। कि जब इंसान का शादी होता है, शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद में एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है जी। तो आज के जमाने में ये हुआ कि जब बच्चे हो जाते हैं, 2-3 बच्चे हो गए, तो बच्चे के लिए हम लोग सोचते हैं जी, सोचना चाहिए, बच्चे के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हम गलत तरीके से अगर बच्चे के लिए सोचेंगे तो उसका प्रभाव देश और समाज में पड़ेगा। एक बात याद कीजिएगा, इसका मैं क्लियर बात बता रहा हूँ आपको, क्लियर समझ में नहीं आया। जी 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 जी। बच्चे के लिए सोचना चाहिए। उसका जब तक वो बड़ा नहीं होता है, जब तक मैच्योर नहीं होता है, तब तक हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको मैच्योर किस तरीके से किया जाए, और आने वाले समय में और ये अपना लाइफ कैसे बेहतर ढंग से बिता कर सके, इसको निभा सके, उसके लिए सोचना चाहिए। लेकिन अभी ये थिंकिंग चेंज हो गई है। अभी ये थिंकिंग क्या हुआ कि बच्चे हैं, इसके लिए मैं करोड़ों अरबों रुपया कैसे कमा के रख दूं, मेरे बच्चे को गाड़ी कैसे खरीद दूं, मेरे बच्चे समाज में किस तरीके से चलेंगे। तो उसके एक बच्चे के चलते हम अपना लाइफ खत्म करते हैं। हम अपना लाइफ खत्म कैसे करते हैं कि हम कहीं से चीटिंग करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को हत्या करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी को लूटते हैं, और वो धन इकट्ठा करते हैं बच्चे के लिए। लेकिन ये गलत है। बच्चे को संस्कार देना चाहिए, संस्कार दीजिए आप। जब तक उसका शादी ब्याह नहीं हो जाता है, उसको जब तक मैच्योर नहीं होता है, उसको लाइन आपको देने, आपने जन्म दिया, आप लाइन उसको दे दो। या तो हाई एजुकेटेड बना दो उसको, एजुकेशन करने के बाद में वो अपना लाइफ अपना खुद जिएगा, लेकिन उसका लाइफ का भी जिम्मेवारी हम ले लें, और उसके बच्चे का भी जिम्मेवारी हम ले लें, और अंत तक हम बूढ़े हो जाएं और दादा दादी बन जाएं, और दादा दादी बनने के बाद में उसके बच्चे के हम आया बन जाएं, और अंत में हम मर जाएं, तो अपने लाइफ में बचा क्या बात है दोस्तों। इतनी गहरी बात इन्होंने बोली है, बहुत सही कहा दोस्तों, मतलब दोस्तों सही कहा इन्होंने। सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यही तो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम लोग। अपनी जिंदगी तो हमने खत्म ही कर दी है, बिल्कुल। माय गॉड दोस्तों, आप शायद इन सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब कितनी गहरी की सोच है, कितनी गहरी इनकी समझ है चीजों को लेके। और ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप इस चीज को समझो कि आप बच्चे, ये पूरा भी नहीं हुआ है जी। यहाँ तक तो मैंने कहा, मैंने मानवाधिकार में बोला, वही माँ बाप यहाँ पर रोते हुए आते हैं कि 5 बेटे हैं मेरे बच्चे ने हमको निकाल दिया, मुझे बच्चे ने खाने नहीं दिए, मेरे बच्चे मुझे मारते हैं। कितना तकलीफ लगता है, बहुत तकलीफ लगता है सर, कितना तकलीफ लगता है। सही कहा सर आपने, बिल्कुल। तो वृद्धाश्रम, क्या जरूरत है वृद्धाश्रम की? वृद्धाश्रम का
गठन करने का जिम्मेदार भी हम खुद हैं। सही बात। अगर हमने अपने माँ बाप को ठीक से नहीं देख सकते हैं, ठीक से नहीं रख सकते हैं, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। बहुत सही। तो बहुत सारे चीज है सर, आपकी ये सारी सब चीजें ना मतलब सोचने पे मजबूर कर रही है मुझे कि अभी भी हमें समाज में बहुत सारी सब चीजें हैं जिनको हमें बदलना पड़ेगा और सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। और यंग जनरेशन जो भी आगे आने वाले उनको भी हमें सिखानी पड़ेंगी बहुत सारी सब चीज़ें कि आप अपना जीवन जियो, अपना जीवन जियो। तो सर, आपसे बातें तो मैंने बहुत सारी करी और आपने बहुत गहराई से बहुत सारी सब चीज़ें बताई दोस्तों। खाली माइक्रो आर्टिस्ट नहीं, जैसे कि मैंने कहा ये माइक्रो थिंकर भी हैं, बहुत आगे तक की फ्यूचरिस्टिक सोच है दोस्तों इनकी, बहुत सारी तरह की चीज़ें की। और सर, आपसे बातें करके मैं इतने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, मगर आज आपसे बात करने के बाद तो मेरी सोच और भी खुल गई और मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे, बहुत सारी सब चीज़ें। तो मैं चाहूँगी कि आप अगर हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहे, क्योंकि ये जो हमारा मानव जीवन है बहुत तरह की चीज़ें हमें करने के लिए, तो आप उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहें सर। तो यही मैसेज देना, मेरे अपने इंटरव्यू में बहुत सारे मैसेज मैंने दिया है, उससे बड़ा मैसेज तो और कुछ नहीं हो सकता है जी। मैं आने वाले जो वर्तमान जो पीढ़ी है, जी 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 जी, युवक युवतियां हैं, छात्राएं हैं जी, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि हमेशा आप अपने और दूसरों के लिए जी बेहतर सोचें। अच्छा। और जितने बेहतर सोचेंगे उतना ही आप बेहतर काम कर पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत प्यारी बात इन्होंने बोली है। और मैं चाहूँगी दोस्तों, ये लंबा वीडियो हुआ है, हालांकि मुझे पता है इसके अंदर इतनी एक एक चीज़ों के अंदर इतनी गहराई वाली चीज़ें हैं कि आप जब देखोगे तो आपको समझ आएंगी बहुत तरह की। तो सर, आपसे बातें करके मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी आपके ऑर्गेनाइजेशन से अगर मेरी तरफ से कोई अगर आपके लिए हेल्प बने तो मैं डेफिनेटली खुले दिल से सर्व जरूर करना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने आज इतना टाइम निकाला, इतना सब हम लोग की बातें हो पाई। और मैं चाहूँगी ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और वो समझें और सीखें इन सब चीज़ों को। थैंक यू सो मच सर।